आज है 11 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर इसके अलावा किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए, पुरानी जितनी भी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हम हर संडे को टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जो पूरे वीक की जो भी करंट अफेयर होती है उसका रिवीजन कराते हैं उस टेस्ट में। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो टेलीग्राम में ही कराते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। हर संडे को शाम को 9 बजे टेस्ट होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद, बंदरगाह का मतलब ये है पोर्ट, क्या मतलब है पोर्ट। बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम उसको भी बाइलिंगुअल लेके आने वाले हैं, ठीक है। चाबहार बंदरगाह के बाद सितवे बंदरगाह एक ऐसा दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में बताएं कि सितवे बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन है बोलगा नदी, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है कलादान नदी, तीसरा और चौथा है इरावदी नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि कलादान नदी। ये जो सितवे बंदरगाह है ये असल में म्यांमार का बंदरगाह है। किसका है? म्यांमार का बंदरगाह है। एक बार इस क्षेत्र को देखिए, ये है अपना भारत और ये है अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ने के लिए ये देखिए ये क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये क्षेत्र बहुत ही पतला है, ये 20-22 किलोमीटर का क्षेत्र है केवल। इस क्षेत्र में अगर बमबारी करके ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सुविधा है अगर उसको तोड़ दिया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी कि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से अपने आप को कनेक्ट रख पाएँ। ये हमेशा संभावना जताई जाती है कि मान के चलिए इधर अगर चाइनीज़ इन्वेजन हुआ, चाइनीज़ ट्रूप्स का इन्वेजन हुआ अगर इस क्षेत्र में, या फिर उसने बमबारी करके यहाँ की रेल पटरियाँ या फिर रोड वगैरह उखाड़ दिए, तो हम इस क्षेत्र में हम कैसे पहुँचेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी हम लोगों के लिए। और जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए भारत ने इस क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए भारत ने क्या किया है कि सितवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार का बंदरगाह है, ये म्यांमार है, इसका बंदरगाह है यहाँ पर सितवे बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर सितवे बंदरगाह है, हमने यहाँ से कनेक्ट किया है अपने आप को, यहाँ से जलीय माध्यम से यहाँ से ऐसे जाएंगे और इस तरीके से ऐसे जाएंगे। हम इसके ऊपर एक बार अच्छे से देख लेते हैं मैप के थ्रू आगे चल के। देखिए ये है अपना भारत और ये है म्यांमार का सितवे बंदरगाह यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या तरीका अपनाया है कि मान के चलिए अगर किसी स्थिति में हम इस वाले रूट से अगर नहीं जा पा रहे हैं इधर, तो हम जल्दी में क्या कर सकते हैं कि भारत का ये जो कोलकाता का जो पोर्ट है, यहाँ से एक सितवे पोर्ट तक डायरेक्ट जा सकते हैं, जल मार्ग के माध्यम से इस क्षेत्र में हम जा सकते हैं। यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है कलादान नदी, ठीक है, कलादान नदी। इस नदी में जो कि मान के चलिए ये नदी है यहाँ पर गिर रही है, इस नदी के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस जगह तक, ठीक है। हम अपने जहाज़ों के जरिए यहाँ से इस नदी तक यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस जगह का नाम है पलेतवा, क्या नाम है? पलेतवा या पलेटवा। और इस क्षेत्र से हम रोड के माध्यम से पहुँच सकते हैं ऐज़वाल, यानी कि मिजोरम की राजधानी। तो ये जो मार्ग है इसका 3 चरणों में विकास हुआ है। 3 चरणों में विकास कैसे कि एक तो कोलकाता से सितवे पोर्ट तक जाना, और दूसरा सितवे पोर्ट से पलेतवा तक जाना, और तीसरा पलेतवा से ऐज़वाल तक जाना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे हम समुद्र में जलमार्ग के माध्यम से, और सितवे से पलेतवा तक जाएंगे नदी मार्ग के माध्यम से, और पलेतवा से ऐज़वाल तक जाएंगे रोड के माध्यम से। इस योजना को कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कहा गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि यह एक गहरे जल वाला बंदरगाह है। ये सितवे पोर्ट की बात चल रही है, जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और पारगमन के नए अवसर खुलेंगे तथा भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि भारत और म्यांमार की संयुक्त परियोजना है, 3 चरणीय परियोजना है। पहला चरण पूर्वी भारतीय बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह तक जोड़ेंगे। दूसरा, म्यांमार में यह सितवे बंदरगाह कलादान नदी नाव मार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेतवा तक जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, पलेतवा से सड़क मार्ग द्वारा पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम तक जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन करना है। पहला है इस परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि ईरान इस परिषद का भाग नहीं है, और तीसरा कह रहा है कि ओमान खाड़ी सहयोग परिषद का साझीदार है। ओमान खाड़ी सहयोग परिषद का साझीदार है, ठीक है। अब इधर देखिए मैप में ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। अब इसके आसपास के जो देश हैं उन्हीं की काउंसिल है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि ये ईरान है, ईरान की भी सीमा इससे लगती है, तो ये याद रखना है कि ईरान इसका भाग नहीं है। इसके अलावा ये देखिए ओमान है, जी हाँ है, और ये देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात है, जी हाँ है। क्या सऊदी अरब है? बिल्कुल है। ये देखिए कुवैत है, कुवैत भी है, और ये लास्ट में कतर भी है, ठीक है। इसमें कुल 6 मेंबर हैं। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए कि केवल एक सही है, एक और तो दोनों सही हैं,
1 2 3 तीनों सही हैं या उपयुक्त में से एक और 3 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी 1 2 और 3 तीनों सही हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ओमान भी इसका सदस्य है, देख लीजिए ये रहा, और ईरान परिषद का भाग नहीं है। अब देख लीजिए, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। सदस्यों के रूप में सबका नाम लिख दिया है, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। देखिए कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है। अब इसका याद रखना है आपको, ये क्या है, ये है यमन, ठीक है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है, ईरान, देख लीजिए ईरान भी नहीं है। और क्या याद रखना है, और इराक, इराक भी नहीं है। ये आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, इसलिए नाम लिया है। अब देख लीजिए एक बार अगर देखना चाहें तो ये है मैप, ये खाड़ी कोऑपरेशन का ही मैप है पूरा का पूरा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए भारत में जो निजी सैटेलाइट हैं वो कई लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा निजी सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन करे ऐसे सैटेलाइट बताना है, पहला लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, दूसरा है ध्रुव स्पेस, तीसरा है अग्निकुल कॉस्मोस और चौथा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। देख लीजिए, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए कैनेडी स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है? फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये तो पता ही होगा, लोकेशन भी पता होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। फाल्कन 9 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रीयूजेबल व्हीकल है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही सक्षम रीयूजेबल व्हीकल है, जो कि फाल्कन 9 नाम है इसका, और ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स जिसके ओनर कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रगतिशील जिलों की लिस्ट में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रथम 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, चौथा है 7 और अंत में 1 भी नहीं। देखो प्रथम 10 जिलों में बताना है पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। सोचकर बताइए कितने होंगे लगभग। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने डी ऑप्शन चुना होगा, जो कि गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो ये है सी। सोच के देखिए, टॉप 10 में यानी पूरे भारत के 10 जिलों की बात कर रहे हैं, 7 केवल उत्तर प्रदेश के हैं। सोचने वाली बात है। बाकी के जो 3 है ना वो भी तमिलनाडु के हैं और दूसरे किसी राज्य का नंबर ही नहीं आया टॉप 10 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि आयोग हमेशा ऐसे प्रश्नों को खोज के लाता है जहां पर उत्तर प्रदेश की कोई उपलब्धि रही हो। तो देख लीजिए, देश के 299 जिलों में तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जनपद को देश में पहला स्थान मिला है और महोबा जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं प्रदेश में महोबा जनपद को पहला स्थान मिला है, ठीक है। देखो पूरे देश में तो महोबा को दूसरा स्थान मिला है नीलगिरी के बाद में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका पहला स्थान है, ठीक है। हर घर नल से जल योजना के बारे में पता होना चाहिए। 2024 तक लक्ष्य क्या था? पूरे ग्रामीण भारत में हर घर को नल से जल प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब आयोग अगर इसमें से थोड़ा टफ प्रश्न बनाना चाहे तो क्या बना सकता है? पता है क्या बना सकता है? वो ये कह सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत टॉप 10 की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के जिले दे सकता है 4 कि इनमें से कौन सा एक जिला नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए हमने क्या किया है, देख लीजिए, हमने ये लिस्ट दी है। इसमें एक बार आप अपनी नज़र मार लेना कि जैसे नीलगिरी तमिलनाडु का, फिर महुआ है दूसरे नंबर पर, कुड्डालोर तमिलनाडु का तीसरे नंबर पर, मेरठ है चौथे पर, ललितपुर है 5वें पर, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का है, जो ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये 6वें नंबर पर है, मिर्जापुर है, जो मिर्जापुर 7वें नंबर पर है या मिर्जापुर होगा, और ये 8वें नंबर पर हापुड़ है, 9वें नंबर पर हमीरपुर है और बुलंदशहर है 10वें नंबर पर, ठीक है। देख लीजिए कि जल जीवन मिशन योजना में टॉप 10 जिलों में तमिलनाडु राज्य के 3 जिले शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। सिर्फ 2 राज्यों के जनपद ही टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि चर्चा में रहा देसी, क्या है देसी शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन, यह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिस पर ओजोन की खोज की गई है। दूसरा, यह हाल ही में अरुण यानी कि यूरेनस का खोजा गया नया उपग्रह है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच है जिसने ब्रह्मांड के विस्तार की सबसे सटीक माप प्रस्तुत की है। और चौथा प्रश्न ऑप्शन है कि यह एक MRI स्कैनर का नाम है जिसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है। आप लोगों को पहले 2 ऑप्शन का तो पता होना चाहिए क्योंकि इनको हम पहले ही करा चुके हैं। अब आता है अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच है जिसने ब्रह्मांड के विस्तार की सबसे सटीक माप प्रस्तुत की है। उत्तर यही सही है, यानी कि जो इसका उत्तर है वो सी सही है। अब अगला है कि यह एक MRI स्कैनर का नाम है जिसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है। ये गलत है, लेकिन इसका है क्या उत्तर? इसका है उत्तर इजोल्ट। क्या है? इजोल्ट। आगे एक्सप्लेनेशन में हमने इसका नाम दे दिया है। नाम लिखना है इन 2 ऑप्शन का,
कमेंट सेक्शन में इन दो ऑप्शन का नाम लिखिए। ये मुझे पता है बहुत समय हो गया, भूल चुके होंगे, लेकिन देखिए रिवीजन कीजिए, कैसे भी करिए, लिखिए। लेकिन क्या कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जिस पर ओजोन की खोज की गई है वो लिखना है। दूसरा, यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों के उपग्रह खोजे गए हैं। नेपच्यून के 2 उपग्रह हैं और यूरेनस का 1 उपग्रह है, ठीक है। इन दोनों के उपग्रहों को भी लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देसी यानी कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसका भारत भी सदस्य है। ब्रह्मांड के विस्तार पर डार्क एनर्जी के प्रभाव को मापता है। और जो देसी है, यानी कि इसको देसी पढ़ो चाहे देसी, द्वारा हाल ही में ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़े इतिहास को बेहतर सटीकता के साथ मापा गया है, जिसमें त्रुटि की संभावना लगभग 1% है, ठीक है। रिजल्ट एक MRI स्कैनर है जिसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है। देखिए ये हैं अपने कुछ बनलाइनर जो कि हमारे छूटे चल रहे थे, इनको एक बार कवर कर लेते हैं। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। ये याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है। अब अगला आता है CDR यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। पहले एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए CDR होता क्या है एक बार देखते हैं। बैंक, ठीक है। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? बैंक का मुख्य कार्य होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेना, यानी कि जो छोटी छोटी डिपॉजिट करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारी डिपॉजिट लेना, बहुत सारा पैसा अपने पास जमा करना, और जो लोग जमा कर रहे हैं, चाहे वो FD हो या उनका वैसा ही नॉर्मल करंट अकाउंट हो, उनको जो एक इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है बैंक। मान के चलिए लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उनको 2% की इंटरेस्ट जमा दे रहा है बैंक, ठीक है। और पैसा जो बैंक के पास आता है बड़ा अमाउंट, ठीक है, उसका क्या करता है, उस पैसे को वो फिर क्या करता है, या तो वो लोन के माध्यम से देगा या फिर वो किसी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से अधिक रिटर्न मिलेगा बैंक को। कि मान के चलिए उसने 2% तो दे रहा है लोगों को, लेकिन 15% ले रहा है लोन देने की, ठीक है। और 15 से 20% का ही उसको मान के चलिए रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो ये होता है बैंक का फायदा, यानी कि लोगों से पैसा जो लेता है उस पर बहुत कम इंटरेस्ट देनी पड़ती है, जबकि वो जो लोन देता है या इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ से उसको रिटर्न बड़ा मिलता है। बीच का जो पैसा होता है वो उसका फायदा होता है। लेकिन बैंकों के लिए ना एक जरूरी चीज होती है, इस चीज को का पालन करें कि बैंक जो डिपॉजिट ले रहे हैं, यानी कि बैंक को जो पैसा मिल रहा है, जो लोग उसमें जमा कर रहे हैं, उसका बैंक 65 से 75% के बीच ही केवल लोन के रूप में दें। बाकी पैसा या तो अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखें या फिर किसी परिसंपत्ति के रूप में रखें। क्योंकि जो लोन होते हैं ना, वो लोन रिस्की एसेट्स होते हैं, यानी कि बैंकों को रिटर्न मिलता तो है यहाँ से, लेकिन बहुत रिस्क होता है कि अगर वो पैसा NPA बन गया तो बैंक डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है? और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है बताते हैं। देखो ये बात समझ गए आपके 65 से 75% के बीच में ये रखना होता है। लेकिन जो भारत के बैंक हैं उनका क्या है कि 2005 के बाद ऐसा पहली बार है कि बैंकों पर बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ गया है, यानी बैंकों का जो CDR है वो 80% है। समझ में आया? यानी बैंकों ने जो पैसा लिया है उसका 80% उन्होंने लोन में ही दे दिया है। और अगर कल कोई ये लोन डूब गए, यानी कि NPA बन गया, इससे पता है कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इससे ये हो सकता है कि अगर बैंक डूबे तो बैंक को डूबने से जो लोगों ने पैसा जमा किया है ना, उनका पैसा डूब जाएगा, RBI कवर करेगी, जैसा कि वो 5 लाख तक कवर करती है, लेकिन RBI 5 लाख से ऊपर का तो कवर नहीं कर सकती। RBI की भी तो कोई एक सीमा है ना। अब मान के चलिए लोगों का पैसा अगर डूबा, इससे पता है क्या होगा, लोगों का विश्वास कमजोर होगा बैंकिंग में। और अगर लोगों का विश्वास कमजोर होगा तो लोग उसको ब्लैक मनी के रूप में अपने पास रखने लगेंगे, जमा करने लगेंगे, कैश रखने लगेंगे, लेकिन बैंकों के पास पैसा जमा नहीं करेंगे। और अगर बैंकों के पास पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंक उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे लोन के रूप में, यानी कि बैंक फिर लोन कैसे दे पाएंगे। और अगर बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं तो बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा नहीं लगा पाते, बिजनेसमैन लोन के माध्यम से ही पैसा लगाते हैं, तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अधिक। और अगर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो पता है क्या होगा, ये होगा कि ग्रोथ है ना, ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि रोजगार पैदा नहीं होंगे। और अगर रोजगार पैदा नहीं होंगे तो पता है क्या होगा, लोगों के पास इनकम सोर्स कम होंगे, यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत कम होगा। और अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग अपने काम की चीजें जैसे नमक है, आटा है, ये चीज़ तो खरीदेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो अपने शौक मौज के लिए खरीदते थे उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, यानी पैसा बचाने लगेंगे। और अगर ऐसा होगा कि लोग खरीदारी कम करेंगे, मार्केट के अंदर सामान होगा, लोग खरीदारी करेंगे नहीं, पता क्या होगा, उस सामान का रेट गिरने लगेगा। और रेट अगर गिरने लगेगा वस्तुओं का तो पता है क्या होता है, वो कहा जाता है डिफ्लेशन। क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन। और ये किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। यहाँ पर समझ में आ रहा है? इसे मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मंदी। ये एक चेन रिएक्शन होता है जो एक दूसरे को पुल करता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बिजनेस
बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को 51वीं रैंक मिली है, ये याद रखना है। भारत ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है, ये भी याद रखना है। और यूनहाई 3 चीन द्वारा लॉन्च किया गया मौसम संबंधी उपग्रह है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले सुनील छेत्री पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, ये याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से डॉक्टर कार्तिक कुम्मुरी को सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखना है। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड LIC बना है। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। और चर्चा में रही कल्लकाडल से तात्पर्य भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर मानसून के बाद की लहरों के कारण होने वाली तटीय बाढ़ से है, ये याद रखना है। ये वन लाइनर हैं, आपको ज़्यादातर कवर कर लिए गए, जो भी होंगे बाकी के बचे हुए वो कल कवर कर लिए जाएंगे, जहाँ तक संभावना है कि ज़्यादातर कवर ही कर लिए गए हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है गॉड पार्टिकल का, किसका? गॉड पार्टिकल का। इस कॉन्सेप्ट को मुझे तुम्हें सही से समझाना था, लेकिन आज की वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम लेके तो आए हैं, गॉड पार्टिकल का लेके तो आए, लेकिन इसको हम आज समझाएंगे नहीं, ठीक है। इसको हम कल की वीडियो में समझाएंगे, ताकि आज की वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। मैंने जो बीच में प्रश्न पूछे थे 2, उनका आंसर आपको जरूर देना है। और वो प्रश्न थे कि बृहस्पति का ऐसा कौन सा उपग्रह है जिस पर ओजोन की खोज हुई है, और इसके साथ ही यूरेनस और नेपच्यून के उपग्रहों का नाम लिखना है आपको, जिनकी हाल ही में खोज हुई है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।